कर्मव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगणधरे वन्दे तद्गुणगणधरे। तत्वार्थ सूत्र तीसरा अध्याय 10वें नंबर का सूत्र, इसका अर्थ पढ़ना है अपने को। उस जम्बूद्वीप में भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, हिरण्य, ऐरावत के 7 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? विशेषार्थ, भरत क्षेत्र के उत्तर में हिमवान पर्वत है, उत्तर में हिमवान पर्वत है। पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण में लवण समुद्र है। भरत क्षेत्र के बीच में क्या है? विजयार्थ पर्वत। नक्शा निकाल लो आप, नक्शा देख के समझ में आएगा कहाँ क्या है। जम्बूद्वीप मानचित्र निकाला। मिला? देखो, भरत क्षेत्र के बीचों बीच में क्या है? विजयार्थ पर्वत है। पूर्व से पश्चिम तक लंबा है। पूर्व से पश्चिम तक माने इधर से उधर तक, ऐसा। पूर्व पश्चिम दिशा तो मालूम है ना क्या है? क्या है पूर्व पश्चिम? हाँ, लंबा है पूर्व से पश्चिम। और कितना ऊंचा है? कितना ऊंचा है? लिखा ना उसमें सब। पूर्व पश्चिम लंबा है तथा 25 योजन ऊंचा है और 50 योजन चौड़ा है। कितना चौड़ा है ये? 50 योजन। कौन सा ये विजयार्थ पर्वत? ऐसा कितना 50 योजन चौड़ा है, 25 योजन ऊंचा है। और भूमि से हम उसमें 25 योजन जो ऊंचा है उसमें बताते देखें। भूमि से 10 योजन ऊपर जाने पर उस विजयार्थ पर्वत के दक्षिण तथा उत्तर में 2 श्रेणियां हैं। 25 योजन में 10 योजन ऊपर गए तो 2 श्रेणियां हैं दक्षिण और उत्तर में, जिनमें विद्याधरों के नगर बसे हुए हैं। वहां से 10 योजन जाने पर पर्वत के ऊपर दोनों पुनः 2 श्रेणियां हैं, जिनमें व्यंतर देव बसते हैं। वहां से 5 योजन ऊपर जाने पर विजयार्थ पर्वत का शिखर तल है, जिस पर अनेक कूट बने हुए हैं। कूट है वहां, और उन कूटों में एक सिद्धायतन कूट है, उस पर अकृत्रिम चैत्यालय। जैसे पूरे जम्बूद्वीप में कुल मिला के कितने अकृत्रिम चैत्यालय मालूम? जम्बूद्वीप में 78 कितने हैं? 78 मालूम कहाँ कहाँ है? 78 मेरू पे, जैसे सुमेरु पर्वत पे 16, ये अक्षारगिरी पे 16, 32, और एक विजयार्थ पर्वत पे 34, 32 और 34, 46, 6 कुलाचल पे 52, देखो इसमें 52, और इसके अलावा 16 और कहाँ है ये?
अच्छा एक एक 57 पेज पे देखो 67 गजदंत। अच्छा 4 गजदंत छूट गया अपने। गजदंत पे पूरी 78 का जोड़ दिया है। एक मेरु संबंधी 16, 6 कुलाचल हैं, 6 पर्वत हैं। कौन कौन से? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, सुखली। 4 गजदंत पर्वत है जिनसे कि वो हैं। हाँ, हाथी के दांत के आकार। ये देखो गजदंत यहाँ है। ये जो उत्कृष्ट भोगभूमि है ना, उत्तर पूर्व और उत्कृष्ट भोगभूमि जहाँ लिखा है, उसके पास में जो लाइन है हाथी के दांत के आकार की है दोनों तरफ। इधर भी 2 ऊपर और 2 नीचे, 4 ये। इन 4 गजदंत पर्वतों पे एक एक अकृत्रिम चित्रालय। 4 ये, 16 मेरु पे 20, और बाकी भी और जगह अगर पीछे वो सब छोड़ो, लेकिन एक एक विजयान पर्वत है सब जगह वहाँ आएगी। तो ये जो विजयान पर्वत है इस पे अकृत्रिम चित्रालय है। ऊपर ही ऊपर के ऊपर की श्रेणी सबसे ऊपर वाले। सबसे नीचे 10 योजन ऊपर जाने पे क्या है? विद्याधरों के नगर। और 10 योजन ऊपर जाने पर यंत्र देवों के निवास है। 5 योजनों ऊपर जाने पर अनेक कूट है। उन कूटों में एक कूट पे अकृत्रिम चित्रालय। और देखो आगे क्या है। इस पर्वत में 2 गुफाएं जो आर पार है। कहाँ है आर पार? इस पर्वत है ना, ये विजयात पर्वत, जहाँ से गंगा और सिंधु नदी बहती हुई दिखाई ना, तो ये पर्वत के नीचे 2 गुफाएं हैं नीचे की ओर। तो वो गुफाएं यूँ तो बंद रहती है, लेकिन वो केवल जब चक्रवर्ती जीतने के लिए जाता है 6 खंड को, तब उसकी सेना उन गुफाओं में से निकलती है। तो वो गुफाएं जो बंद रहती है तो उस पर वज्र का कपाट होता है। तो चक्रवर्ती के पास एक रत्न होता है। वो रत्न उसके ऊपर मारा जाता है डंडा टाइप, तो वो उसका कपाट खुल जाता है। उसमें से गर्मी निकलती है भयंकर। 6 महीने तक वो गर्म रहता है। 6 महीने तक वो इंतजार करते हैं कि उसकी गर्मी ठंडी हो। 6 महीने बाद वो उस गुफा में प्रवेश करते हैं। खूब अंधेरा रहता है, तो वो प्रकाश में रत्न होते हैं, उनसे वो प्रकाश करते हैं उस गुफा में। गुफा में नदियाँ होती हैं, तो उन नदियों के ऊपर एक चर्म रत्न बिछाते हैं। उस चर्म रत्न को बिछा के पूरी की पूरी सेना उसके ऊपर से पार हो जाती है। तो डूबती नहीं तो डूब जाए सब। नदी है वहाँ, तो जाएगी कैसे? कोई पुल तो बनने से रहा, लंबी चौड़ी जगह है। नहीं, पहाड़ है, पहाड़ में गुफाएं हैं, गुफा में से नदी निकल रही है आर पार। पूरी की पूरी गुफा में नदियाँ हैं जैसे, उस गुफा के अंदर से नदी निकलती है। तो गुफा के अंदर जाए कैसे बाहर तक? हाँ, नदी भी है, गर्मी भी है, उष्णता निकलती है पहले बहुत। क्या नदी नीचे बहती है, गर्मी ऊपर। तो पूरे एरिया में नदी नहीं रहती, थोड़ा जगह खाली रहती है। और नदी अनेक प्रकार की, एक गंगे सिंधु नहीं, और भी अनेक नदी, उत्तर नदियाँ अनेक। उन्मग्ना नदी, एक निमग्ना नदी है, जो डालो वो सब नीचे कर देती है। और एक ऐसी नदी है जिसमें जो नीचे हो वो ऊपर आ जाता है। ऐसे उन्मग्ना और निमग्ना नाम की नदियाँ हैं। पूरा वर्णन है इसके अंदर कि ये सब, ये जब भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने जाता है, सबसे ज़्यादा मशक्कत यहीं पड़ती है ये विजयात पर्वत की गुफा के अंदर घुसने में, क्योंकि उस पार म्लेच्छ खंड होते हैं। इधर तो आर्य खंड, मतलब इधर की 3 खंड अलग है, 3 खंड उधर अलग है। तो वो जो उस पार म्लेच्छ खंड जाने के लिए मैंने विजयात पर्वत को पार करना, वो एक बहुत बड़ा काम रहता है। और फिर वो उधर चले भी जाते हैं तो वो म्लेच्छ खंड के जो लोग होते हैं वो उपद्रव करते हैं उनको। फिर उन सबको उपद्रव वगैरह को सब जीत जुटा के पहुँच जाते हैं सब पूरे 6 खंड के रास्ता ही। वहाँ सेना को बिठाया था, इनकी उम्र भी तो इतनी लंबी रहती ना,
जिसकी उम्र 70,56,000 कोड़ा कोड़ी वर्ष हो, उसके लिए 6 महीने क्या चाहिए? 6 दिन। सारी सेना को बिठा दिया आराम से, खुद भी महल लगा के बैठ गए, क्या दिक्कत? 6 महीने तक ठंडा हो रहा है, 6 महीने ठंडा हो गया, अब चलो अंदर। तो उनकी कोई गाड़ी सही नहीं निकल रही हाँ, नीचे ही, उधर जा ही नहीं पाता है कोई भी अर्धचक्री, उधर नहीं जा सकता, उधर जाके नहीं जीतता है। चक्रवर्ती होता है, और चक्रवर्ती पूरी ऐसी परिक्रमा रूप से जाता, तो वो इधर से जाता है। इन गुफा से वो जो है, ये गुफा के द्वार से ही वो उस साइड में पहुंच पाता है। गुफा के द्वार से पूरी सेना उधर की साइड उन 3 नेचखंड में पहुंच जाती है, और फिर वो 3 नेचखंड को भी जीत के और वापस से इधर अपने मूल अयोध्या में वापस आ जाते हैं। पूरी यात्रा करके आते हैं, अच्छी लंबी थी है। नहीं, उसके बाद तो फिर नदी है ना, ये विजयार्थ पर्वत, इस पार से उस पार चले गए, फिर तो नदी बची, फिर विजयार्थ पर्वत का बचा। पर्वत तो इधर ही था ना, पहाड़ नहीं रहा, पहाड़ ऊंचा है, 25 योजन किसको कहते हैं? उसमें अंतर देवों के निवास, उसके ऊपर सिद्धाय तल, पहाड़ को क्रॉस करके नहीं जा सकते वो तो पहाड़ की गुफा मिली है उनको, तो गुफा के अंदर से निकल के चले जाते हैं, नहीं तो जाएगा कैसे? वापिस आने के लिए भी उधर की गुफा से वापिस आ जाते हैं, उस साइड में भी गुफा है। विजयार्थ पर्वत जिधर एक तरफ से गंगा नदी निकलती है, एक तरफ से सिंधु नदी निकलती है। नहीं, वो इधर के जीतते ना, पूरी परिक्रमा करते हो। यहाँ से ये मिलेचखंड जीत के फिर इसमें जाएंगे, फिर ये जो बीच वाला मिलेचखंड होता है, इसमें ऋषभाचल पर्वत होता है, जहाँ हम अपना नाम लिखने जाते हैं। ऋषभाचल, और ये मिलेचखंड एक और है तीसरा, फिर वो इधर से वापस से लौट के आ जाते हैं। हाँ, अलग अलग है, एक ही नहीं है, तीनों अलग अलग है। इनको विभाजित करने वाली 2 नदियां हैं, गंगा और सिंधु। ये गंगा और सिंधु नदी के कारण इनके 3 विभाग हो गए, मैंने इस नदी से 2 और फिर इस नदी से 2, ऐसे 3 नहीं है, भरत क्षेत्र तो एक ही है। भरत क्षेत्र में 3 तो ऊपर के मिलेचखंड हो गए, फिर बीच में विजयार्थ पर्वत है, और 3 ही नीचे खंड है, जैसे बीच का एक आर्यखंड है और आसपास के दोनों मिलेचखंड है। ऐसे कुल 5 मिलेचखंड है, एक आर्यखंड है। समझ में आ गई? मैंने विजयार्थ पर्वत और दोनों नदियां मिलके इस भरत क्षेत्र के 6 खंड कर देते हैं, 6 टुकड़े में बांट दिया। ये बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे नदियों से बाउंड्री हो जाती है ना, आज भी है कि भाई समुद्र के इस किनारे का हिस्सा तुम्हारा, इस किनारे का हिस्सा हमारा। नदियां बाउंड्री है कई जगहों की, नदियों के इस पार अलग, नदियों के उस पार अलग। हाँ, और प्रदेशों की और देशों की सीमाएं भी है नदियों से, तो इसलिए ये नदियां खंडों का विभाग करती है, नदी और पर्वत। उत्तर की तरफ 3 खंड है, दक्षिण की तरफ 3 खंड है, और उत्तर और दक्षिण का विभाग करने वाला विजयार्थ पर्वत है, और पूर्व पश्चिम में विभाग करने वाले कौन है? 2 नदियां हैं। इस प्रकार से 6 खंड। हाँ 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 हाँ। दूसरा ये कि ये जो विजयार्थ पर्वत, इसका नाम ही विजयार्थ इसलिए है क्योंकि यहाँ तक विजय आदि हो जाती है ना, अर्ध विजय हो गई, इसलिए विजयार्थ है। ये 3 खंड जीत लिया अब तक, अब 3 खंड और आगे जीतने जा रहे हैं, तो विजय आदि पूरी हुई कि नहीं हुई? तो विजय आदि होने से उसका नाम क्या है? विजयार्थ। विजय प्लस अर्ध इक्वल टू विजयार्थ। हाँ, और म्लेच्छ मतलब म्लेच्छ माने जिनके अंदर कुछ भी धर्म कर्म का विवेक नहीं होता। ये तो वहाँ जीतने जाते हैं, बाकी वहाँ जीतने जाते हैं लेकिन वहाँ कोई ठहर नहीं जाते, वापिस आ जाते हैं लौट के। जीत के कोई भी क्या करेंगे? अपने अधीनस्थ राजाओं को अपने अधीन कर लेते हैं, उनको अपनी आज्ञा में करके और आगे चलते जाते हैं। सारे जो जितने कुल मिला के 6 खंड के अंदर 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं। कितने? 32,000। नहीं, 6 खंड के अंदर कुल 96,000। 32,000 तो आर्य खंड के मुकुटबद्ध होते हैं, और 32,000 विजयार्थ पर्वत के, 32,000 म्लेच्छ खंड के,
तो एक एक मुकुटबद्ध राजा की एक एक स्त्री उनके यहाँ आ जाती है। तो 32,000 स्त्रियाँ उनके यहाँ म्लेच्छखंड की होती है, 32,000 विजयार पर्वत की और 32,000 आर्यखंड की, ऐसे कुल मिला के 96,000 आर्यखंड की। पटानी म्लेच्छ की नहीं होती, पटानी आर्यखंड की होती है। 32,000 विजयार पर्वत पे जो विद्याधरों की नगरी है, उन विद्याधरों की नगरियों से 32,000 कन्याएं आती हैं। हर एक राजा की एक कन्या हो जाती है एक तरह से, क्या इसलिए उनसे संबंध स्थापित करके, और वो मतलब भाई गड़बड़ भी नहीं करेगा ना आदमी, क्या उनकी लड़की से विवाह हो गया तब वो अपना अधीन नहीं हो गया, कोई नहीं मतलब उसको ससुर बना दिया, दामाद हो गए उसके, तो वो सारे ही उनके अधीनस्थ हो गए ना पूरे के पूरे। कोई चिंता ही नहीं, आराम से घर बैठो, कोई उपद्रव मचाएगा, क्योंकि कोई उपद्रव क्यों मचाए, सबके रिश्तेदार हो गए, 96,000 ही उनके सब उनके जवाई हो गए, वो 96,000 की इकट्ठा। ऐसे ये पूरा रहता है हिसाब किताब, पूरी व्यवस्था रहती है, राजनीतिक पूरी व्यवस्था। इनके सारे विवाह के कारण ही राजनीति रहती है बहुत सारी, तो क्या कि भाई ये राजा की स्त्री से विवाह हो गया, राजा की कन्या से, अब वो राजा अपने हमेशा वश में रहेगा, खत्म काम, देखने की जरूरत ही नहीं कि क्या होगा, नहीं तो कोई छोड़ेगा किसी को। अभी जीत के आगे बढ़ गए, फिर उपद्रव मचाना चालू, हम तो नहीं है इनके वश में, क्या करना। तो इसलिए वो सारी व्यवस्था है पूरी अच्छी खासी। देखो आगे चलें। इस पर्वत में 2 गुफाएं जो आर पार है, हिमवान पर्वत से गिरकर गंगा सिंधु नदी इन्हीं गुफाओं की दहली के नीचे से निकलकर दक्षिण भारत में आती है, माने इन्हीं गुफाओं में से निकलती है। उधर पहले तो ये नदियाँ गिरती है, इधर कहाँ गिरती है, ये देखो ये गिरती है ना यहाँ, एक मिनट, ये तालाब से निकल के ये नदियाँ जो है ये पद्म तालाब से निकलकर ये म्लेच्छखंड में गिरती है, ऊपर से नीचे आती है। जब गिरती है ना, वहाँ ये देवियों के निवास स्थान है, गंगा देवी का निवास है, एक तरफ सिंधु देवी का निवास है, ये दोनों देवियों के निवास है जहाँ गिरती है। देखा ना, वो वृषभ के आकार के मुंह, एक गोमुख के आकार से निकलती नदियाँ, गोमुखाकार, मैंने बताया था चित्र, तो दोनों तरफ गोमुख के आकार से नदी नीचे गिरती है, और जब गिरती है नीचे वहाँ अच्छा कुंड है, तालाब है, उस तालाब के बीचों बीच में एक पर्वत है, और पर्वत पे एक देवी का महल है, उस महल के ऊपर अकृत्रिम प्रतिमा है और 3 छत्र वगैरह सब जो भी है, उन प्रतिमा पे वो नदी गिरती है, कलश होती है रात दिन, और फिर वो जल वहाँ से गिर के फिर कुंड में आता है, और फिर कुंड से नीचे बहता हुआ ये विजयार पर्वत की गुफा के अंदर से निकलता हुआ अपने जो दक्षिण में मतलब इस साइड आता है? गंधोदक ही एक तरह से, गंधोदक नहीं, किसमें? गंगा सिंधु में तो रहते हैं, क्यों नहीं रहते हैं? वो तो निकलती है उस समय प्राकृतिक की बात चाहिए, और वो उससे कोई मतलब तो ही नहीं, वहाँ कोई कलश करने तो ही जा रहे हैं, व्यवस्था है अनादि निधन, कोई कुछ करने नहीं गया, किसी ने वहाँ मूर्ति रखी नहीं है, किसी ने वहाँ पानी निकाला नहीं है, सब अपने आप हो रहा था, 24 घंटे कलश हो रहे। गंगा देवी, सिंधु देवी भी अंतर देवियाँ जो सौदार मंदिर की आज्ञा में रहती है, देवियाँ अच्छी खासी बढ़िया, देवों की देवी होती है, देवी मतलब देवगति की। गंगा देवी, गंगा नदी के नाम पे उसका नाम गंगा देवी पड़ गया, जहाँ गंगा नदी निकलती हुई जिस कूट पे से, जिस कुंड में से गंगा नदी बहती हुई निकलती है, उस कुंड के पहाड़ पे जिस देवी का महल है उसका नाम गंगा देवी। जहाँ से सिंधु नदी बहती है उस पर सिंधु नदी नाम, सिंधु देवी नाम है उसका। एक गंगा देवी चली जाएगी, दूसरी गंगा देवी आ जाएगी। गंगा को देवी नहीं माना है, गंगा के नाम पे देवी इनका नाम रखा है, नदी के नाम पे देवी का नाम गंगा है, गंगा खुद देवी नहीं है। गंगा को देवी मानते लोग, गंगा कोई देवी नहीं है। गंगा पे, गंगा नदी जहाँ गिरती है वहाँ
उस कुंड के अंदर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक तालाब, पहाड़ के ऊपर एक महल है, उस महल में गंगा सिंधु देवियाँ रहती है। क्या समझ में आया ना? उसमें एक में गंगा मतलब इधर की साइड लेफ्ट में सिंधु और राइट में जो भी है, मतलब गंगा सिंधु देवियाँ रहती है। अपन चलेंगे मिलने मरने के बाद चलेंगे देवगति से, सब जाके देखाएंगे। भाई हम तुम्हारी बहुत बातें करते थे। उनके और परिवार देव के देव रहते हैं वहाँ पे। इस पर्वत में हो गए, हिमवान पर्वत से गिरकर गंगा सिंधु नदी इन्हीं गुफाओं की दहली के नीचे से निकलकर दक्षिण भारत में आती है। विजयार पर्वत तथा इन दोनों नदियों के कारण ही भरत क्षेत्र के 6 खंड हुए। नदी और पर्वत इनने मिलकर इसकी क्या कर दिए? 6 खंड कर दिए। 3 खंड विजयार के उत्तर में और 3 खंड दक्षिण में। दक्षिण के 3 खंडों के बीच का खंड क्या कहलाता है? आर्य खंड, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारी आज की पूरी दुनिया है। कई लोगों को ये भी भ्रांति है कि ये अमेरिका वगैरह में म्लेच्छ खंड है। म्लेच्छ खंड नहीं, सब आर्य खंड ही है। क्या है? भले ही वहाँ की प्रवृत्ति ऐसी, लेकिन आर्य, लेकिन भौगोलिक रचना की दृष्टि से देखा जाए तो वो सब आर्य खंड में ही आता है। अपने ज्ञान का विषय नहीं म्लेच्छ खंड। म्लेच्छ खंड में मंदिर बना ही नहीं सकते आप। म्लेच्छ खंड में कोई मंदिर नहीं होता, धर्म की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। जबकि यहाँ तो आप मंदिर बनाओ, आराम से अच्छे से रहो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुंदर मंदिर बनाओ, धर्म ध्यान करो, कोई वो रोकने को तो कोई रोकता नहीं। जिनवाणी मतलब धर्म ध्यान में इस सच कोई बाधा नहीं है, क्योंकि म्लेच्छ खंड के जीवों को तो सम्यक्त होने की पात्रता नहीं है जब तक वो म्लेच्छ खंड में, तब तक म्लेच्छ से आर्य में आ जाए और यहाँ किसी के उपदेश आदि को ग्रहण करे और उससे सम्यक प्राप्त कर ले, अलग बात है। हाँ, म्लेच्छ में कुछ भी नहीं है। म्लेच्छ में कोई धर्म वरम का कोई काम नहीं है। पूरी दुनिया आज की आर्य खंड है, पाकिस्तान भी आर्य खंड है। बहुत छोटा सा, पूरी दुनिया ही बहुत छोटे से हिस्से है। भरत क्षेत्र 526 सही 9/24 योजन है। 500 देखो इसमें दिया ना आगे, 526 सही 6/19 है। 526 सही 6/19 सही। हाँ हाँ, बहुत छोटी सी जगह, 1-2 योजन में ही आ जाती है। 4 योजन में पूरी दुनिया खत्म हो जाती है आज, और 526 योजन है भरत क्षेत्र। लोगों ने तो क्या है, अपने दिमाग से कुछ भी लगाते रहते हैं उठपटांग। हमने रिसर्च करी, क्या रिसर्च करी? बोले ये हिंदुस्तान है ना, ये जो हिमालय पर्वत है, हिमवान पर्वत है, ये हिमवान है, और ये चाइना वाले म्लेच्छ है, और ये जो अमेरिकन है विद्याधर है, और ये जितने भी पेड़ पौधे ये कल्पवृक्ष है। कहीं भी कुछ भी ठोको, ये गंगा सिंधु नदी है और ये लवण समुद्र है, बस हो गया काम, यही सब कुछ हो गया। कुछ भी बातें खाते पीते रहते लोग, पर धर्म नहीं होता उनमें। आज भी कई देश ऐसे जिनमें धर्म का नामो निशान नहीं। चीन में भी नहीं है, गल्फ में चलो हिंदुस्तानी बोल, चीन में भी तो बहुत कम लोग हैं, और नास्तिक जैसे ही है लगभग। और गल्फ में तो मुसलमान वाला धर्म मानते हैं, वो भी है। ऐसा धर्म से रहित कोई देश ही नहीं है जिसमें कोई ना कोई धर्म नहीं मानता। नहीं है, जिनमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है एकदम, ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट कह रहा हूँ। ईसाई धर्म तो है ही ना, सब तो नहीं नहीं, ये यहाँ ये जो अपना है ना, ये ईसा, ये फिर कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। बाकी लगभग नहीं जैसे बहुत सारे हैं। चीन लगभग नहीं जैसा है। क्या चीन में जो बौद्ध है उनकी संख्या ही कुछ नहीं गिनती की। 95% लोग धर्म ही नहीं मानते हैं। चीन में भी मुसलमानों का और ईसाइयों का बहुत बड़ा प्रभाव है। अरे मानते प्रभाव की बात नहीं है, वो बात उनका जो मानते वो तो
मुसलमान तो ही और चीनी अलग ही जाते हैं उनका काम ही अलग है, धर्म ही नहीं मानते वो। क्योंकि मैं तो मिला हूँ, जितने लोगों से मिला, एक भी कोई धर्म है ही नहीं हमारा। कोई भी वहाँ से कोई आदमी नहीं आता यहाँ पे बुद्ध धर्म के। जापान वाले तो फिर भी आ जाते हैं, लेकिन वहाँ का कोई नहीं आता। जापान वाला आते हैं बौद्ध गया में, भीड़ लगी थी। जापान के, थाईलैंड के, चीन का नहीं आया। चीनी लोग अलग ही चीज़ है बिल्कुल। और वहाँ हिंसक, बिल्ली, सांप, जो चीज़ मिल जाए, बड़े क्रूर लोग हैं। दक्षिण के 3 खंडों के बीच का खंड आर्यखंड कहलाता है, शेष 5 म्लेच्छ खंड है। उक्त गुफाओं के द्वारा ही चक्रवर्ती उत्तर के 3 खंडों को जीतने जाता है, गुफाओं के द्वारा ही, और लौटकर वापस आता है। इसी से इस पर्वत का नाम विजयार्थ है, क्योंकि इस तक पहुंचने पर चक्रवर्ती की आदि विजय हो जाती है। उत्तर के 3 खंडों के बीच के खंड में विश्वाचल पर्वत है, उस पर चक्रवर्ती अपना नाम खोद देता है। चक्रवर्ती अपना नाम लिखने जाता है ना, जहाँ उसको नाम लिखने के लिए जगह नहीं मिलती। उस पर्वत का नाम क्या है? विश्वाचल। कहाँ है वो? किसके बीच में? कौन से 3 खंड? 3 म्लेच्छ खंडों के बीच में। ऊपर उत्तर में जो 3 म्लेच्छ खंड है, उसके बीचों बीच का जो म्लेच्छ खंड है, 3 में से जो बीचों बीच का म्लेच्छ खंड है, उस म्लेच्छ खंड में विश्वाचल पर्वत है, जहाँ चक्रवर्ती अपना नाम लिखने जाता है कि मैंने 6 खंडों पे विजय प्राप्त की है, ऐसा मैं एक चक्रवर्ती हुआ हूँ। तो वहाँ पे उसको जगह नहीं मिलती नाम। हाँ, बहुत बड़ा होता है, फिर भी नाम लिखने के लिए जगह नहीं मिलती। कितने चक्रवर्ती पहले हो चुके होते हैं, तब उसको समझ में आता है कि मैं कोई पहला चक्रवर्ती नहीं हूँ, मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूँ। क्योंकि क्या होता है, लोगों को बहुत अभिमान में बहुत भ्रम हो जाते हैं। कितने लोग पहली बार ऐसा काम हुआ, ऐतिहासिक, पागल ऐतिहासिक, क्या ऐतिहासिक है इसमें? ऐतिहासिक कुछ नहीं हुआ है, सब पहले बहुत बड़े बड़े लोग हो गए हैं, हर कोई अपना काम ऐतिहासिक। अभी एक जगह अपना तो ऐतिहासिक पंच कल्याण हुआ, सारे पंच कल्याण के ऐतिहासिक ही होते हैं, तुम्हारी क्यों ऐतिहासिक? ऐतिहासिक काम हुआ साहब, ऐतिहासिक। तो ये सब अपने अपने गरुड़ की बात है, क्या गरुड़ की बात है। तो ऐसे ही उसको भी गरुड़ आ जाता है, उसको लगता है कि मैं पहले ही ऐसा हुआ हूँ, आज तक विश्व में ऐसी घटना हुई नहीं है कि किसी ने 6 खंड जीता हो। 6 खंड जीतने वाला मैं पहला राजा हुआ। बाद में होता है अवधि ज्ञानी, जरूरी था कि चक्रवर्ती होता है। चक्रवर्ती तो वो बाद में भरत वो भगवान के समोषण में गए तब उनका अवधि ज्ञान प्रकट हुआ, उसके पहले तो सही था। अब अपन जाते ही ना उस समय, तो अपन देते ही था क्या? अपन लोग है ही नहीं, रहते ही नहीं। जिनवाणी वगैरह उस समय कुछ नहीं रहता है, जितना उनको बोध होता है वो अपनी बुद्धि से उतना करते हैं काम, और उनको यही भ्रम है हम पहले हैं, कोई काम हमने पहला किया है। चले गए तो दीक्षा लेके चले गए, जितना तो धर्म तो उनका तो ध्यान में आता होगा ना, चक्रवर्ती वगैरह नहीं आता, जब तो लिखने जाते हैं पहला काम कर रहे हैं हम ऐसा फर्स्ट इन लाइफ। 60,000 वर्ष तक तो वो घूमने जाते हैं, वो इधर लौटने ही नहीं आते लड़के। 60,000 वर्ष तक जब वो लड़ने गए उधर, तो इधर तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष केवल ज्ञान हो गया, तब तक वो भाई साहब लड़ ही रहे अपने उधर। सब ऐसी चीजें हैं। भरत क्षेत्र की तरह ही अंत का ऐरावत क्षेत्र भी है, उसमें भी विजयार्थ पर्वत वगैरह है। तथा विजयार्थ पर्वत और रक्तो नदी के कारण उसके भी 6 खंड हो गए हैं, हुए ना, उसके भी 6 खंड देखे, क्योंकि वो दोनों एक जैसे हैं। जैसा भरत वैसे ऐरावत। यहाँ गंगा सिंधु नदी है, वहाँ कौन सी नदी है? रक्त। यहाँ विजयार्थ पर्वत है, वहाँ कौन सा पर्वत है? वहाँ भी विजयार्थ है, क्योंकि वहाँ भी चक्रवर्ती होता है, वो भी 3 खंड जीतता है। 3 खंड के बाद में उसकी जीत आधी हो जाती है, इसलिए विजयार्थ कहलाता है। अरे वो तो बिल्कुल अलग अलग है, हर क्षेत्र के चक्रवर्ती अलग अलग है, लेकिन व्यवस्था वही है। मतलब जैसे यहाँ चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने के लिए गुफा में से जाता है, और जैसे यहाँ पर वो दोनों ऊपर और नीचे के खंड के बीच में विजयार्थ पर्वत है, ऐसे वहाँ भी उत्तर और दक्षिण के बीच में विजयार्थ पर्वत है।
और जैसे यहाँ नदी और पर्वत मिलके 6 खंड कर रहे हैं, ऐसे वहाँ भी नदी और पर्वत मिलके 6 खंड कर रहे हैं। दिख रहा है ना, सब तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ का चक्रवर्ती अलग रहेगा, वहाँ का अलग रहेगा। यहाँ का वहाँ चले जाएगा तो 12 खंड जीत लेगा, 6 ये और 6 ये, विजयार्थ हो जाएगा, विजय चतुर्थ हो जाएगा। विजय तो पांचों भरत क्षेत्र और पांचों अरावत की ये व्यवस्था है, ये चक्रवर्ती, ये विजयानगरी, ये पर्वत। विदेह क्षेत्र में 32 नगरी है, हर एक नगरी के अंदर 5 मृक्ष खंड, एक आगे खंड है। 34 विजयार्थ पर्वत है जम्मू द्वीप में। इसमें भी चक्रवर्ती होते हैं झारखंड में। विदेह क्षेत्र में 32 चक्रवर्ती हो सकते हैं एक साथ। विदेह क्षेत्र का जो एक एक हिस्सा है, वो एक एक हिस्से में पूरी रचना है, वो तो बनाया है इतना सा है, देखो इतना सा बनाया विदेह क्षेत्र। ये पीली पीली दिख रही ना, 1 नंबर 2 नंबर, 1 2 नंबर जो है ना, जैसे 1 नंबर के बीच में एक पर्वत है बीच में, और 2 नदियां हैं वहाँ पे, और वहाँ भी पर्वत और नदी से क्या हो जाते हैं, एक एक नगरी के अंदर 6 खंड हो जाते हैं। और बीच जो नदी के किनारे, जो सीता सीतोदा नदी के किनारे हैं, वो सब आर्य खंड है, और बाकी 5 मृक्ष खंड है। देखो फोटो दिखा, नहीं देखा कभी आपने, नहीं देखा इसका फोटो, प्रोजेक्ट पे लाके दिखाना पड़ेगा सबको, ऐसे समझ में भी धीरे धीरे चलेगी ऐसे गाड़ी, प्रोजेक्टर से देखते देखते फटाफट चलती गाड़ी। देखो क्या है, कच्छा लिखा है, कच्छा, कच्छे का आकार कैसा है, कच्छा का आकार कैसा है, कच्छा लिखा हुआ दिख रहा है, कच्छा नंबर 1, विदेह क्षेत्र की नगरी नंबर 1, ढाई द्वीप में नहीं, जम्मू द्वीप में लिखा कच्छा। कच्छे का आकार किसके जैसा है, कच्छा, हाँ रेक्टेंगल है ना, तो उस रेक्टेंगल के बीचों बीच में एक पर्वत है, और ये जो नील पर्वत दिख रहा है ना ऊपर, यहाँ से 2 नदी बहती है, और वो 2 नदी बहती हुई उस बीचों बीच के पर्वत की गुफा से निकलती हुई ये सीता नदी में जाके मिलती है। हाँ, बीच में पर्वत है, पूर्व से पश्चिम तक, कच्छा के बीचों बीच में ऐसा न्यू, ऐसा नहीं, ऐसा है, कच्छा के बीचों बीच, कच्छा के अंदर ही, कच्छा का ऊपर का पार्ट और कच्छा का नीचे का पार्ट, और ऊपर के पार्ट में फिर वो जो 2 नदियां बहती हो, नदियां कहाँ से आती है, नील पर्वत से, और नील पर्वत से आती हुई वो नदी कहाँ जाती है, सीता नदी में जाके मिल जाती है। समझ में आया कैसे, कैसे बताना जरा, कैसे बोर्ड है ना, बोर्ड पे बता दो, चलो कोई नहीं समझ आ गया, या मैं बता दूं पहले, आपको समझ में आ गया, बता दो, चलो जो आया वो बता दो। अरे नहीं बना के बताना पड़ेगा, ये लो, या मैं बना देता हूँ, चलो एक बार। 34 विजयार्थ है, कुल मिला के 160 विजयार्थ है, और एक एक विजयार्थ पे एक आकृतिम क्षेत्रालय। विदेह क्षेत्र बहुत बड़ा है, विदेह क्षेत्र जो है ना, मजाक नहीं, विदेह क्षेत्र में 32 रचनाएं है। ये कौन सी नदी है, और ये पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है ये, हिमन महाहिमन निषद, नीली तो आएगा। अब ये क्या है कि बीच में पर्वत, ठीक है, और ये ऐसी नदियां बहती हैं। दो से
से ही तो 5 खंड 6 खंड बनेंगे, एक से कहाँ से बन जाएंगे? जो नदी है ये जो है, ये जो स्थान ये क्या है? ये स्थान क्या है? इसका नाम है आर्यखंड। और ये क्या है? लेच। दो आर्यखंड, दो कहाँ से हो गए? दो कहाँ से हो गए? मेरे को तो एक भी ढंग से नहीं दिखा मुझे। ये ऐसी एक नगरी है, ऐसी कितनी नगरी है वहाँ? 32। जैसे ये सीता नदी के इस किनारे कितनी है? 8। एक ये 2 3 8 इधर है, और ये बीच में मेरू पर्वत है। मेरू के इधर भी कितनी है? 8 इधर है, 8 इधर। ऐसे कुल कितनी इधर की? 32 में। हमेशा नहीं रहते, जब भी हो। जब तीर्थंकर कम से कम एक में रहते हैं, 8 में से एक न एक नगरी में हमेशा तीर्थंकर रहेंगे, 8 में रहेंगे, नियम नहीं है। आठ नगरी है ना, 1 से लेकर 8 तक लिखी हुई दिख रही है, देखो नहीं दिख रही है? कच्चा, महाकच्चा, सुकच्चा। नहीं, चौथा काल रहता है हमेशा। अपने यहाँ चलते हैं, अपने वहाँ नहीं होता, वहाँ कोई काल परिवर्तन नहीं है। उनमें भी कुछ नहीं होता काल परिवर्तन। चौथाई का प्रारंभ हमेशा। आर्य और म्लेच्छ सब जगह चौथे काल के प्रारंभ जैसा काल सदा काल चलता रहता है, चाहे वो आर्य हो चाहे म्लेच्छ खंड। 6 के 6 खंड में एक सरी का काल चलता है। देखो एक बात है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। यदि वहाँ कोई और खंड चले या वहाँ कोई और काल चले, म्लेच्छ में आर्य खंड में कोई और काल चले, तो चक्रवर्ती होएगा, तो चक्रवर्ती 500 योजन का लंबा रहेगा। वहाँ चल रहा है चौथा काल, वहाँ चल रहा है चौथे का आखिरी, तो ये लड़की इतनी सी, तो इतना बड़ा आदमी इतनी सी लड़की को शादी करेंगे, जेब में रख लेगा उसको क्या? मतलब वो उससे शादी करने के लिए वही काल होना जरूरी है ना। चौथा काल की चौथे काल से होगी कि चौथे काल यहाँ चल रहा है चौथा आर्य खंड में, वहाँ चल रहा है 5वां, सारी व्यवस्था ही गड़बड़ है। क्योंकि अपन ने बताया ना, इसलिए कि 32,000 में होगी कन्याएं लेके आएगा, तो कन्या उसकी हाइट की होनी चाहिए ना। क्या ऐसा तो ही नहीं कि वो छोटी छोटी वही 5 के 20 होता है, कम से कम 20, और 8 में हो सब जगह तो 160। क्या हुआ? प्रारंभ हो, इसलिए 500 धनुष की काया, 1 करोड़ पूर्व की आयु, वो सब पहले आदि जैसी व्यवस्था रहती है। चौथे काल के आदि जैसी, मध्य अंत जैसी भी नहीं, आदि जैसी। बहुत बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा अच्छा है। सातवें नरक भी जाते हैं उस टाइम, ऐसा नहीं मोक्ष जाते हैं। और ये भरत क्षेत्र के, और भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, यहाँ काल चक्र का परिवर्तन होता है। और इसमें भी जो आर्य खंड है वहाँ 6 काल का परिवर्तन होता है, म्लेच्छ खंड में नहीं होता। म्लेच्छ खंड में केवल चौथे काल के आदि से अंत और अंत से आदि। 5वें 6ठे काल में जब अपने यहाँ पे 5वां 6ठा काल चलता है, तो वहाँ चौथे काल के अंत जैसी व्यवस्था रहती है। और जब अपने फिर 6ठा 5वां आएगा, तब भी वहाँ चौथे काल के अंत जैसी व्यवस्था रहेगी।
और फिर वो अपने से, जैसे ही अपन ने चौथे के अंत से आदि में अपन मूव करेंगे, चौथे के अंत से आदि की तरफ जाएंगे ना अपन, तो वो भी अपने साथ चलते जाएंगे, क्योंकि उसी काल में चक्रवर्ती होते हैं, चक्रवर्ती चौथे काल में होते हैं, तो तब वो भी, उनमें भी परिवर्तन होगा। और फिर चौथे के आदि पे जाके वो ठहर जाएंगे, और अपने यहाँ चौथे के बाद में आएगा तीसरा, दूसरा, पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 6 भोगभूमि जो अपने यहाँ रहती है, 6 काल की भोगभूमि, तब उस समय वहाँ चौथे काल के आदि जैसी व्यवस्था रहती है। और जब अपने यहाँ 5वां और 6वां काल रहता है, तब उनके चौथे काल के अंत जैसी व्यवस्था रहती है। कहाँ पर? कौन से विलेजखंड में? भरत और ऐरावत क्षेत्र। बाकी विदेह क्षेत्र में तो एक जैसी व्यवस्था। और ये जो बीच के जो जगह है, बीच की है ना, ये बीच की, और भी देखो भरत के अलावा कहाँ है? भरत, ऐरावत, विदेह की तो समझ में आ गया। जैसे हेमवत क्षेत्र है, हेमवत और हिरण्यवत, तो यहाँ कौन सी क्या है? यहाँ पर हमेशा भोगभूमि, हमेशा कौन सी? जगन्य भोगभूमि, मैंने हमेशा तीसरा काल चलता है। और ये जो हरि और रम्य क्षेत्र है, यहाँ पर हमेशा मध्यम भोगभूमि में दूसरा काल चलता है। और जो देवकुरु और उत्तर कुरु है, यहाँ हमेशा देवकुरु और उत्तर कुरु दिख रहा है ना? अरे ये देवकुरु और उत्तर कुरु विदेह क्षेत्र के अंदर ही जो बीच का एक हिस्सा है, जहाँ 4 गंजन पर्वत है ऊपर, देवकुरु, यहाँ उत्कृष्ट भोगभूमि रहती है हमेशा। ये एक हिस्सा थोड़ा सा एक्सेप्शन है, विदेह क्षेत्र में हिस्सा बच गया है विदेह क्षेत्र, क्योंकि उत्तर तक, इधर पूर्व पश्चिम में बीच में जो भद्रशाल वन है, सुमेरु पर्वत के नीचे, वहाँ पर सुमेरु पर्वत के तल पे भद्रशाल वन है ना, उस भद्रशाल वन से पास में ये देवकुरु और उत्तर कुरु है, उत्तर और दक्षिण में। इन दोनों में उत्कृष्ट भोगभूमि, तो ये दोनों में उत्कृष्ट भोगभूमि, हरि और रम्यक में मध्यम, और हिरण्यवत और हेमवत में जगन्य भोगभूमि, और विदेह क्षेत्र में हमेशा शाश्वत कर्म भूमि, और बाकी भरत चौथा काल, चौथे काल का प्रारंभ। भरत ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन इस तरह से होता है। उसमें भी आर्यखंड में 6 होंगे, मिलेजखंड में केवल चौथे के आदि से अंत और अंत से आदि, ऐसी व्यवस्था है। किनको कोई दिक्कत नहीं है? किनको दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब चल रहा है। अब देखो, एक्चुअल में 5वां 6वां काल है भी कितना? 42,000 और 42 में 84, तो जो 84,000 एक कोड़ा कोड़ी सागर के सामने क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ, खाली आ गया। हाँ है, कहीं ब्लैंक मेरे को तो कहीं दिख नहीं रहा, पूरा एरिया भरा हुआ है। कहाँ पे? हरा हरा गजदन के नीचे उत्तम भोगभूमि है ना, तो येलो, येलो वाला, कच्छ के नीचे वाला। कच्छ के नीचे तो नदी है। नहीं, ये पीला वाला है। अच्छा, ये जो पीला पीला हिस्सा है, ये सब भद्रशाल वन है, यहाँ सब वन है, यहाँ वन, पूरा जंगल, विदेह क्षेत्र के अंदर ही वन है। वन से लगी हुई विदेह क्षेत्र चालू होता है। भरत क्षेत्र की तरह ही अंत का ऐरावत क्षेत्र भी है, उसमें विजयात पर्वत वगैरह है, तथा विजयात पर्वत और रक्तोदा नदी कारण उसके भी 6 खंड हो गए। सब क्षेत्रों के बीच में विदेह क्षेत्र है। यह क्षेत्र निषद और नील पर्वत के मध्य में स्थित है। ऊपर क्या है? विदेह क्षेत्र के ऊपर उत्तर में नील, ऊपर नील है और नीचे निषद है। निषद और नील के बीच में विदेह क्षेत्र। यहाँ मनुष्य आत्म ध्यान के द्वारा कर्मों को नष्ट करके देह के बंधन से सदा छूटते रहते हैं। यहाँ देह विदेही होते रहते हैं, देह इनकी बीतती रहती है, सदा काल यहाँ सिद्ध होते रहते हैं। सदा काल यहाँ से जीव देह को बिताकर, माने कर्म बंधन का नाश करके देह के बंधन से सदा छूटते रहते हैं। इसी से इसका नाम क्या पड़ा है? विदेह क्षेत्र पड़ा है। उस विदेह क्षेत्र के बीच में सुमेरु पर्वत है, और सुमेरु पर्वत के पूर्व दिशा वाले भाग को पूर्व विदेह, माने इधर राइट हैंड साइड वाले को क्या कहेंगे?
पूर्व विदेह, और लेफ्ट हैंड साइड वाले को, और पश्चिम दिशा वाले भाग को पश्चिम विदेह कहते हैं। और उसमें भी फिर सीता नदी के ऊपर की तरफ को क्या कहेंगे? पूर्वोत्तर, और नीचे वाले को दक्षिणोत्तर, और फिर पश्चिम वाली तरफ ऊपर का जो होगा वो पश्चिमोत्तर, पश्चिम के जो नीचे की तरफ होगा उसको दक्षिण पश्चिम। समझ में आ रही ना बात? चार है ना, चार। नील पर्वत से निकलकर सीता नदी पूर्व विदेह के मध्य से होकर बहती है, और निषद पर्वत से निकलकर सीतोदा नदी पश्चिम विदेह के मध्य से होकर बहती है। जो पश्चिम विदेह के ठीक बीच में नदी बहती है, एक पूर्व विदेह के मध्य में से बहती है, एक उत्तर विदेह के मध्य में से बहती है। जो निषद पर्वत से निकलती है वो पश्चिम विदेह के मध्य से बहती है, जो नील पर्वत से निकलती है वो पूर्व विदेह के मध्य से होकर बहती है। इससे इन नदियों के कारण पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह के भी दो दो भाग हो गए। पूर्व विदेह के भी दो दो भाग हो गए, उत्तर और दक्षिण। उत्तर नदी के ऊपर का हिस्सा उत्तर, नदी के नीचे का दक्षिण। इस तरह विदेह के कुल कितने भाग हो गए? 4-4 भाग। प्रत्येक भाग में 8-8 उप विभाग है, और एक एक के अंदर 8-8 उप विभाग हो रहे, यानी 4 तो ये कुल विभाग है, और हर एक में 8-8 नगरियां हैं, तो कुल कितने हो गए? 32 हो जाते हैं। ये प्रत्येक उप विभाग एक एक स्वतंत्र देश है। अतः विदेह क्षेत्र में 8 × 4 = 32 देश है। ये सब विदेह कहलाते हैं। सबके सब क्या कहलाते हैं? 32 की 32 विदेह। देखिए नंबर डाल रखे उनमें 1 से 32 तक नंबर है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 32 नगरियों के नाम भी दिए वहाँ पे लिखे होते हैं सब अपने इसमें। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है, जिसमें 1000 योजन तो पृथ्वी के अंदर उसकी नींव है। 1000 योजन की नींव है। 1 लाख योजन ऊपर रहेगा, 99,000 ऊपर पहाड़ के अंदर जमीन में नींव भी तो होनी चाहिए, यानी तो ऐसे ही। और 99,000 योजन पृथ्वी के ऊपर उठा हुआ है। उसके चारों ओर पृथ्वी पर भद्रशाल नाम का वन है। चारों ओर कौन सा वन है? भद्रशाल। उससे 500 योजन ऊपर जाने पर सुमेरु पर्वत के चारों ओर की कटनी पे दूसरा नंदन वन है। 500 योजन और ऊपर जाओ उस पहाड़ के ऊपर, तो 500 योजन ऊपर जाने पर नंदन वन है। और नंदन वन से 62,500 योजन ऊपर जाने पर पर्वत के चारों ओर की कटनी पर, चारों दिशाओं में 4 कटनी होती ना, दिशाएं होती ना, जैसे भाई जैसे 4 गुंबज बना दिया अलग अलग। गुंबज या कटनी बोलो उसको, कटनियाँ ना 4। उन चारों कटनी पे कौन से बने? 62,500 योजन ऊपर जाने पर सोमनाथ वन है, और सोमनाथ वन से 36,000 योजन ऊंचाई पर पर्वत का शिखर तल है, और वहाँ पर भी उसके बीच में 40 योजन ऊंची चूलिका है, और उस चूलिका के चारों ओर क्या है? पांडुक वन है। पहला भद्रशाल वन, फिर नंदन वन 500 योजन ऊपर जाने पर, 62,500 योजन ऊपर जाने पर सोमनाथ वन, और 36,000 योजन ऊपर जाने पर पांडुक वन। ऐसे कुल मिला के 99,000 हो गए, और 1,000 योजन पृथ्वी में नहीं है। इस वन में चारों दिशाओं में 4 शिलाएं हैं। किस वन में? चारों दिशाएं नहीं आना चाहिए था, ये चारों विदिशाएं में। 4 दिशाओं में तो वो है, 4 दिशाओं में तो 4 कटनी है ना, 4 कटनी पे 4 चैत्यालय है, और जो विदिशाएं हैं उन विदिशाओं पे 4 शिलाएं हैं, और उन शिलाओं पर पूर्व विदेह, पश्चिम विदेह, भरत और विराट क्षेत्र में जन्म लेने वाले तीर्थंकरों का क्या होता है? जन्माभिषेक होता है। समझ में आया ना? कहाँ होता है? ऊपर ठेठ पांडुक वन पे। पांडुक वन कितना ऊपर जाने का आएगा? 99,000 योजन ऊपर जाने पर पांडुक वन आएगा। उस पांडुक वन की चारों दिशाओं में एक एक कृत्रिम चैत्यालय, 4 कृत्रिम चैत्यालय, और 4 विदिशाओं में 4 शिलाएं, एक पांडुक शिला, एक रक्ता शिला, एक रक्त कमला शिला, ऐसे 4 जो शिलाएं उन पे 4 दिशाओं के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। जैसे एक विदिशा में भरत क्षेत्र का, एक में ऐरावत क्षेत्र का, एक में पूर्व विदेह का, एक में पश्चिम विदेह का। क्या कहते हैं? हाँ, भरत क्षेत्र के तीर्थंकर का पांडुक शिला पे, और बाकी का 3 अलग अलग, पूर्व विदेह के तीर्थंकर का अलग शिला पे, पश्चिम विदेह के तीर्थंकर का अलग शिला पे, और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर का अलग शिला पे। बस यही है कि जैसे पूर्व विदेह की कितनी नगरियां? कुल 16, तो 16 ही नगरियों के तीर्थंकरों का एक साथ कभी भी जन्माभिषेक नहीं होगा, नहीं तो शिला पे लाइन लग जाएगा। और वो तो एक ही है ना। कौन एक ही है? इंद्र तो एक ही है, शिला भी एक ही है। चलो इंद्र तो विक्रिया से रूप भी बना ले, लेकिन शिला तो फिक्स है।
भरत इरावत क्षेत्र में तो चलो क्रम क्रम से एक के बाद एक तीर्थंकर होते हैं, और वहाँ तो 24 ही होते हैं क्रम से। और विदेह क्षेत्र में तो 32 नगरी, 8 और 8 16 है। पूर्व विदेह में भी 16 है और पश्चिम विदेह में भी 16 है। अब कभी 16 की 16 नगरियों में तीर्थंकर हो जाएंगे, तो जन्माभिषेक कभी 16 का एक साथ नहीं, 16 के 2 का भी एक साथ जन्म नहीं होगा। एक में एक दिन का तो अंतर पड़ेगा, कुछ घंटों का अंतर पड़ जाएगा, सुबह उनका हो जाए शाम को, कभी भी नहीं। तो बहुत व्यवस्था क्या, वो कोई वहाँ कोई अपने ऐसा थोड़ी नहीं देश के जैसा। अपने देश में एक बार ऐसा भी हुआ था, वो प्रधानमंत्री दोनों जने बन गए थे, मुख्यमंत्री भी दोनों बन जाते, 2.5 साल के लिए 2.5 साल, ऐसे इनकी आपस में चलती है। मोक्ष में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जन्माभिषेक की बात हो सकती है। अब ये हो गया। अब इन 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले 6 पर्वतों का कथन करते हैं। अभी 6 पर्वतों की बात नहीं करी, 6 कुलाचल पर्वत है ना, जो इन 7 क्षेत्रों का क्या करते हैं, विभाग करते हैं। कौन से 7 क्षेत्रों का? भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। इन 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले कौन है? 6 पर्वत। उन 6 पर्वतों के नाम: तद विभाजन, पूर्वापरायता, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखिणो, वर्षधर पर्वता। तद विभाजन, पूर्वापरायता, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखिणो, वर्षधर पर्वता। इनका देखो, तद विभाजनो, तद माने उन क्षेत्रों का विभाजन करने वाले। तो इन क्षेत्रों की बाउंड्री कैसे बनेगी कि ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये भरत क्षेत्र है, ये हेमवत क्षेत्र है, तो उनके बीच में कुछ होना चाहिए ना ऐसा बाउंड्री के लिए। तो वो बाउंड्री कौन डालते हैं? ये पर्वत डालते हैं, उन क्षेत्रों का विभाजन करने वाले। तत् माने उनका, विभाजना माने उनका विभाजन करने वाले। कौन है ये? और पूर्व अपरायता, पूर्व से लेकर अपर, पूर्व माने पूर्व दिशा और अपर माने पश्चिम दिशा। तो पूर्व से लेकर ये कैसे हैं? ये पश्चिम दिशा तक लंबे हैं, पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए। इनके नाम है क्रम क्रम से। पहले का नाम हिमवन, दूसरे का महाहिमवन, तीसरा निषद, नील, रुक्मी, शिखरिणो, और इनको क्या कहते हैं? वर्षधर पर्वता। वो वर्ष कहलाते हैं। क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्षेत्रों को कहा जाता है वर्ष। 7 क्षेत्र है वो वर्ष है, और उन वर्षों को धारण किए हुए हैं या उन वर्षों का विभाजन करने वाले हैं। उन वर्षों का नाम वर्ष इन पर्वतों के निमित्त से, इसलिए इन्हें कहते हैं वर्षधर पर्वता। क्या नाम है इनका? वर्षधर पर्वता। तो तद विभाजन माने उसका विभाजन करने वाले, इन 7 क्षेत्रों का विभाजन करने वाले, पूर्व से पश्चिम तक लंबे ऐसे ये 6 वर्षधर पर्वत है, जिनके नाम क्रम से ऐसे, जैसे भरत क्षेत्र, हिमवत क्षेत्र से क्रम से नाम होता है ना, उसी क्रम से इन पर्वतों के नाम है। सबसे पहला हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखर। समझ में आई नहीं आई बात? दिख रहा है सबको नक्शे में? नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। आ गया सबको? दिख गया? अंकित आगे चलो। देखो, उन विजयार पर्वत तो क्षेत्रों में भरत क्षेत्र के अंदर है। वो भरत क्षेत्र के 2 विभाग करता है, लेकिन भरत और हेमवत का विभाग करने वाले ये वर्षधर पर्वत है। ये भरत क्षेत्र का जो विभाग करने वाले जो पर्वत है, ये तो 50 योजन का ही है, और ये पूरे भरत क्षेत्र से ही दुगना है। ये 500 योजन भरत क्षेत्र है, तो 1000 योजन का ही अकेला पर्वत चौड़ा है। विजयार पर्वत 50 योजन चौड़ा है और 1000 योजन चौड़े। कहाँ वो क्या गंगू तेलियो का राजा पहुंच, ये बड़े बड़े पर्वत है। ये विजयार पर्वत तो यूं है इतना सही, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब ज्यादा है। अच्छे बड़े बड़े हैं, छोटे मोटे कोई नहीं, सब दूना दूना होता जाता है। जितना भरत क्षेत्र का विस्तार लंबाई में, उससे दूना हिमवन का है, उससे दूना हिमवत पर्वत का, उससे दूना महाहिमवन का है, महाहिमवन से ज़्यादा दूना निषद, महाहिमवन से दूना हरि क्षेत्र का, हरि से दूना निषद पर्वत का, निषद पर्वत से दूना विदेह क्षेत्र है, और विदेह से आधा, विदेह से आधा नील है, नील का आधा रुक्मी, रुक्मी का आधा
नहीं, रुक्मी का आधा रम्यक क्षेत्र नहीं, हिरण्यवत क्षेत्र। नील का रम्यक है ना, रम्यक के बाद रम्यक के बाद हिरण्यवत, और हिरण्यवत से आधा शिखरी, तो शिखरी का आधा ऐरावत क्षेत्र है ना। देखो अपने को यदि हिसाब किताब करना बहुत सरल है, समझ लो x जम्बू x भरत क्षेत्र है, तो 2x हिमवन, 4x हेमवन, 8x 16x 32x और 64 64 हो गए ना। अभी इनका जोड़ लगा लो, कितना हो जाएगा? 1 से लगाया ना, x से x प्लस 2x कितना होएगा? गणित नहीं पढ़ा सबने ढंग से एक्चुअली। 127 फॉर्मूले सीधे सीधे, 64 का डबल कर दो, 128 हो गया, उसमें से एक घटा दो, 127 हो जाएगा सबका जोड़। 127 इधर और फिर इधर की साइड का 63, तो 127 और 63 कितना हुआ? है 190 हो गया ना। 190 में से एक हिस्सा अपना है और एक इरावत का है, और 64 हिस्से किसके हैं? विदेह क्षेत्र। तो अब 190 है तो टोटल 1 लाख लंबा है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 190 कर लो, तो भरत क्षेत्र की लंबाई निकल जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ आया नहीं आया? 1 लाख है ना पूरा लंबा इतना भाई। अपन तो x ही है ना, x से चालू करके 2x है, तो अपन x है मैंने 1x, तो अपन 190x हो गए टोटल, तो 190x इज इक्वल टू 1 लाख, तो x इज इक्वल टू 1 लाख बटा 190। समझा? मोटा मोटा ज्योग्राफी है, ये नहीं आएगी तो फिर क्या आएगा? घर गृहस्थी के अंदर भी समझ में नहीं आएगा। प्लॉट लेगा और पता नहीं चलेगा। बोले 190 हिस्से अपने हैं, 190 में से एक हिस्सा है ना, तो यदि पूरा हिस्सा 1 लाख का है तो अपना हिस्सा कितना निकल जाएगा? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी उनके नाम है। वर्ष अर्थात क्षेत्रों के विभाग को बनाए रखने के कारण इन्हें वर्षधर कहते हैं। क्षेत्रों के विभाग को बनाए रखते हैं, कभी मिलने नहीं देते, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? वर्षधर। भरत और हिमवत के बीच में हिमवान पर्वत जो 100 योजन ऊंचा है, 100 योजन ऊंचा है, और हिमवत और हरिवर्ष के बीच में महाहिमवन है, जब ऊंचाई भी इनकी दूनी हो रही है। ऊंचाई दूनी हो रही है और चौड़ाई दूनी हो रही है पिछले क्षेत्र से। जैसे भरत क्षेत्र से हिमवत पर्वत दूना चौड़ा है, चौड़ा मतलब समझे, देखो कैसा है। एक मिनट, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, ये मेरे को थोड़ा सा बताना पड़ेगा। 1-2 मिनट और रुक जाओ। ये गोला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और इसमें ये हो गया आपका भरा, ये पर्वत हो गया। भरत, हिमवन क्षेत्र, पर्वत। हिमवत नहीं है? क्षेत्र ये विदेश क्षेत्र हो गया ना।
क्या? निश्चित पर्वत हाँ, आएगा। निश्चित पर्वत आएगा। ये विजय क्षेत्र हो गया। ये अपना समझ लो विजय क्षेत्र है। तो अब ये x मतलब इतना जो है ना, इतना इतना अपन ने माना कितना, ये x, ये इतना कितना हो गया 2x, ये ये इतना इतना जैसे लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये x हो गई, तो ये 2x हो जाएगी, ये 4x हो जाएगी, ऐसे नीचे से ऊपर तक है तो 1 लाख ना ये पूरा। इसलिए ये यहाँ ये जो अपना इतना हिस्सा है, ये इतना, तो ये जो लंबाई है केवल ये लंबाई निकाली आपने 1/90 इतना ये लंबाई है। एरिया नहीं निकाला आपने। अरे जम्मू द्वीप जो है ना, जैसे कि नहीं, ये जो धनुष का जो बाण है, बाण की लंबाई मतलब यहाँ से वो कितना है x है, वो x है। समझ में आ रही कि नहीं? चौड़ाई एरिया तो बहुत ज्यादा है वैसे, चौड़ाई उतनी यही समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये जो है ना, ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा इतने हिस्से की क्या है, ये विजय क्षेत्र है। इराक में ले लो, इराक की ये जो हिस्सा है, इसकी लंबाई अपने x मानी, ये x है, तो इसकी जो हिमवंत पर्वत की जो लंबाई है अकेली, तो लंबाई दूनी है, लंबाई मतलब ये इतना हिस्सा, वो इतना चौड़ा पर्वत है, जितना पूरा भरत क्षेत्र यहाँ से आता है, इराक क्षेत्र उससे दूना वो है, और उससे दूना ये है, उससे दूना ये है, जैसे विदेश क्षेत्र का चौड़ाई दूनी हो जाए। ठीक है, आ रहा है कि नहीं समझ में? है आया कुछ? अर्चेश थोड़ा थोड़ा नहीं है तुम्हारे, थोड़ा मतलब कुछ नहीं आया, ये थोड़ा और थोड़ा ही नहीं है तो पूरा होता है नहीं होता है? नहीं आया तो पूछ लो क्या? 127 में 63 को 8 कराया था। वो ऊपर विदेह के ऊपर का जितना भी है 16, 8, 24 सब वो 31 है, कितना है 32 63 है ना ऊपर, 32, 16, 8, 4, 2, 1 जोड़ लो 63 वो, और ये 64 के नीचे का सब जोड़ लो 127, सब जोड़ लो आप मिला के 190 आएगा, देख लेना करके। नहीं ऊपर एक ही है ना, विदेश क्षेत्र के ऊपर का है, ऊपर कोई 64 है कहाँ? ऊपर तो 32 आई है ना, 64 तो 127 और ऊपर 63, 127 और 63 190, जोड़ के देख लो भले ही, घर पे जाके जोड़ लगाना, अभी यहाँ पे जितना जोड़ सकते हो उतना लगाना। देखो हिमवत और हरिवर्ष के बीच में महाहिमवान है, जो कितना है 200 योजन ऊंचा है, माने ये पर्वत भी ऊंचाई में भी दूने दूने हो गए, चौड़ाई में भी दूने हैं, ऊंचाई भी दूनी। हरिवर्ष और विदेह क्षेत्र के बीच में निषद पर्वत है जो 400 योजन ऊंचा है, और फिर उधर आधे हो जाएंगे, जैसे विदेह और रम्यक के बीच में नील पर्वत है जो 400 योजन ऊंचा है, रम्यक और हिरण्यवत के बीच में रुक्मी है जो 200 योजन ऊंचा है, और हिरण्यवत तथा हिरावत के बीच में शिखरी पर्वत है जो 100 योजन ऊंचा है, माने 100, 200, 400, फिर उधर हिमवन 100, महाहिमवन 200, निषद 400, नील भी 400, 100 ऊंचे ऊंचे, और ये सभी पर्वत पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक लंबे हैं। ठीक है।